हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? चलो बेटा, आज हम पढ़ेंगे आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? बेसिक फिजिकल वर्ड के बारे में। फिर हमने पढ़ा नेचर ऑफ फोर्सेस। नाउ वी डिस्कस द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मतलब कांस्टेंट। टोटल एनर्जी क्या रहे? कांस्टेंट। कंजर्वेशन वर्ड क्या बताता है आपको? कांस्टेंट। सबसे पहले बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो आपके पास एनर्जी का मतलब एनर्जी, इसे आपने पढ़ा भी, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, जैसे हम हाथों को रब करते हैं, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? हीट एनर्जी में। लेकिन टोटल एनर्जी क्या रहेगी आपकी? कांस्टेंट। ठीक है, जैसे कोई बॉल थी, जैसे कोई बॉल मारकर है, मैंने ऊपर से कहाँ छोड़ दिया? नीचे, तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? मेरी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, लेकिन टोटल एनर्जी क्या रहेगी बेटा? आपकी कांस्टेंट। दिस इज द बेसिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है बेटा, this is the basic law of conservation of energy. Now we discuss law of conservation of charge. Law of conservation of charge. Law of conservation of charge. Law of conservation of charge का मतलब चार्ज टोटल क्या रहेगा? कांस्टेंट। जितनी भी न्यूक्लियर प्रोसेस होती है उनमें चार्ज हमेशा क्या रहता है बेटा? कांस्टेंट। मतलब कि बिफोर डीके एटम बम बनाए जाते, न्यूक्लियर प्रोसेस जहाँ पे एटम बम बनते हैं, आपके सारी न्यूक्लियर प्रोसेसेस होती है, न्यूक्लियर टूटती हैं, तो आपके पास चार्ज हमेशा क्या रहेगा? आपका कांस्टेंट रहेगा। कि बिफोर द रिएक्शन, आफ्टर द रिएक्शन, चार्ज ऑलवेज कांस्टेंट। जैसे मैं कह दूं यूरेनियम 92 238 ब्रेक हुआ, वो क्या हुआ? आपका ब्रेक हुआ, तो क्या बनाया? थोरियम बनाया। थोरियम का एटॉमिक नंबर 9234। एक हीलियम पार्टिकल बाहर निकल गया। ठीक है, तो देखो टोटल चार्ज, ये एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं एटम में, उतने ही क्या होते हैं? आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तभी तो एटम क्या रहता है आपका? न्यूट्रल। जितने प्रोटॉन्स होंगे एटम में, उतने ही क्या होंगे? आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तभी आपका एटम क्या रहेगा? न्यूट्रल। तो जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे प्रोटॉन कितने? 92। चार्ज कितना? 92। यहाँ देखो, यहाँ 90 + 2 कितना? 92। तो टोटल चार्ज क्या है? कंजर्व है। बस वो शेयर हो गया अलग अलग तरीके से, बट टोटल चार्ज क्या आपका? कंजर्व। समझ आया आपका? तो टोटल चार्ज ऑलवेज कंजर्व। ठीक है, जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ऑल नॉन न्यूक्लियर रिएक्शंस फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ए चार्ज। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसका मतलब क्या होगा? कि लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा आपका? कांस्टेंट। लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा आपका? कांस्टेंट। कब रहेगा ये देखते हैं। तो इसके क्या लिखेंगे? इन द absence of any external force. In the absence of any external force, in the absence of any external force, linear momentum of the body remains constant. Remains constant. In the absence of any external force, मतलब जब फोर्स 0 होगा तब लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा? बॉडी का हमेशा आपका कांस्टेंट है। जैसे रॉकेट है ना, रॉकेट ऊपर चलता है, नीचे फ्यूल छोड़ जाता है, तो उस केस में लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है। रॉकेट जब भी चलता है तो रॉकेट के केस में लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा? आपका कांस्टेंट। जब बॉडी पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा? 0, तो लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा? 0, कांस्टेंट। देखो कैसे, अब इसको प्रूव करते हैं। ठीक है,
बात तो समझ आ गई, एग्जांपल भी समझ आ गया कि रॉकेट के केस में ऐसा, तो और भी बहुत सारे एग्जांपल है जहाँ पे आपको लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, आपका कांस्टेंट रहेगा। देखिए यहाँ पे बात करते हैं कि अब आपके पास मैंने कहा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकली प्रूव करते हैं इस बात, जो मैंने लिखा इसी चीज को मैं मैथमेटिकली प्रूव करती हूँ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू, देखो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है बेटा, सबको ये याद होगा, फादर इज इक्वल्स टू माँ, एफ इज इक्वल्स टू एम में फादर इज इक्वल्स टू माँ, ये याद है ना सबको। अभी आया कैसे, देखो इस फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे। न्यूटन सेकंड लॉ की बेसिक डेफिनेशन क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है आपका, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, according to this law the force is directly proportional to the rate of change of momentum, ये न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है, ठीक है। ये क्या कहता है आपका न्यूटन का सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। देखो टाइम के साथ मोमेंटम क्या हो रहा है, चेंज। अब डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हम लोग, मैंने ये बताया था एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में दूसरा वेरिएबल आपका कैसे चेंज होता है, ये तो था मैंने कहा था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या था, dy बाई dx क्या था 2x, मतलब कि x कैसे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ डिपेंडेंट वेरिएबल कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो टाइम क्या है, इंडिपेंडेंट है मोमेंटम, तो टाइम के साथ मोमेंटम कैसे चेंज हो रहा है आपका, ठीक है। तो f इज इक्वल टू प्रोपोर्शनली साइन को k हटा देंगे तो dp बाई dt, k मान लिया आपका कितना है 1 है, तो f किसके बराबर आया dp बाई dt, ठीक है। तो पहले हम न्यूटन के सेकंड लॉ को प्रूव कर देते हैं, जो कि तुमने याद कर रखा ना f इज इक्वल टू m में, वो कैसे आया, फिर मैं आपके लॉ पे बात करूंगी। तो f मोमेंटम का फॉर्मूला तो पता ही है ना, क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो d बाई dt m इनटू v, मास क्या है कांस्टेंट, यहाँ पे मास क्या आपका कांस्टेंट, लेकिन रॉकेट के केस में मास वेरिएबल होता है, यहाँ पे मैं क्या मान रही हूँ मास कांस्टेंट है, तो m इनटू dv बाई dt, तो यही पढ़ा था डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट टर्म्स को क्या लिख दो बाहर, तो क्या आया f इज इक्वल टू dv बाई dt क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, क्या होता है एक्सेलरेशन, f इज इक्वल टू m में आया है नहीं आया बताओ, आया ना। अगर मास वेरिएबल होगा तो मास के रिस्पेक्ट में डिफरेंस है, देखो अगले दिखाते हैं, इफ मास इज वेरिएबल, इफ मास वेरिएबल, जैसा कि रॉकेट के केस में मास क्या रहता है आपका वेरिएबल रहता है, रॉकेट के केस में मास क्या रहता है आपका वेरिएबल रहता है, ठीक है। तो देखिए तो क्या बनेगा आपके पास, जैसे रॉकेट ऊपर जाता रहता है ना तो फ्यूल छोड़ता जाता है वो, तो उसका मास क्या होता रहता है चेंज होता रहता है, तो क्या बन जाएगा उसके इसमें डिफरेंशिएशन आपका f m इंटू डी बाई डी टी प्लस v इंटू डी एम बाई, अगर मास वेरिएबल होगा तो मास का भी डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन जनरली हम मास को क्या मानते हैं कांस्टेंट, रॉकेट के केस में बस मास वेरिएबल होता है आपका, तो m d m v बाई डी टी, तो m इंटू डी वी बाई डी टी, ठीक है, जब मास कांस्टेंट है। लेकिन अगर मास वेरिएबल है तो u v रूल लगाएंगे, कौन सा रूल लगा देंगे u v, एक बार v का डिफरेंशिएशन करेंगे और एक बार फिर m का, लेकिन फिलहाल मैं इस केस को नहीं डिस्कस करूंगी, इसको बाद में रॉकेट के केस में पढ़ेंगे, फिलहाल मैंने इसी को माना। तो f इक्वल टू m में आप लोगों ने पढ़ा हुआ आगे, अब मैं क्या पढ़ा रही हूँ यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये क्या कहता है इन द अब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, मतलब फोर्स क्या हो जाए जीरो, फोर्स क्या हो जाए जीरो, तो लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा आपका कांस्टेंट, लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा कांस्टेंट, ये तो लिख लिया ना, सबको समझ आ गया इतना। तो देखिए क्या है यहाँ पे f इज इक्वल टू क्या है dp बाई dt, मैंने कहा फोर्स जीरो हो गया, फोर्स क्या हो गया जीरो, अब्सेंस मतलब फोर्स क्या है जीरो, फोर्स क्या है जीरो, तो dp बाई dt किसके बराबर हो गया जीरो के, तो देखो dp बराबर जीरो, अब dp का इंटीग्रेशन करेंगे, dp का क्या करेंगे इंटीग्रेशन, और dp का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा p, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो प्लस कांस्टेंट c, प्लस माइनस कोई कांस्टेंट c लेंगे तो p बराबर माइनस प्लस कांस्टेंट
बाद की बात कर लेंगे, हम लोग घट रहे हैं, कोई वैल्यू बढ़ रही है। तो dp बराबर कांस्टेंट आया नहीं, c क्या है कांस्टेंट, c क्या है आपका कांस्टेंट। तो देखो मैथमेटिकली इस चीज को प्रूव कराना आपने जिस चीज को थ्योरेटिकली का उस चीज को मैथमेटिकली भी आपने प्रूव कर दिया कि इन द अब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, जब फोर्स जीरो होगा तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, dp/dt जीरो, तो p क्या आ गया आपका कांस्टेंट। ठीक है, ये क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम मतलब देखो जहां लीनियर मोशन की बात कर, जैसे मैं सड़क पे सीधी सीधी चल रही हूँ तो मैं लीनियर मोमेंटम की बात कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसे घूमने लग जाऊं, घूम रही हूँ ना, तो सर्कुलर मोशन की जहां बात करते हैं तो वहां किसकी बात क्या वर्ड यूज करते हैं, वहां पे एंगुलर मोमेंटम। जहां पे सर्कुलर वर्ड की बात करेंगे वहां क्या लगाएंगे, एंगुलर वर्ड लगा देंगे। एंगुलर मोमेंटम है तो मोमेंटम, वेलोसिटी है तो एंगुलर वेलोसिटी, मोमेंटम है तो एंगुलर मोमेंटम, एक्सेलरेशन है तो एंगुलर एक्सेलरेशन। तो देखो जो लीनियर में जो काम F करता है वही सर्कुलर में कौन काम करता है, टॉर्क। लीनियर में जो काम F करता है वही सर्कुलर मोशन में काम कौन करता है, आपका टॉर्क। अब कुछ बच्चों को टॉर्क नहीं पता होगा क्या होता है। देखो टॉर्क क्या होता है, मैं टॉर्क समझाती हूँ पहले। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैथमेटिकली क्या लिखते हैं इसको, R क्रॉस F, या मैं लिख दूं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इतना समझो, ये क्रॉस प्रोडक्ट भी अभी समझ नहीं आएगी आप लोगों को। टॉर्क, टॉर्क क्या होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे जब बॉडी देखो, जब बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, जब बॉडी किस में मूव कर रही है, सर्कुलर मोशन में, तो ये आप फोर्स लग रहा है इधर से, एवरी टाइम ऐसे लगेगा, तो इसका लीनियर मोमेंटम होगा यहाँ पे। टेंजेंशियल के अबाउट लीनियर मोमेंटम होगा, तो इस लीनियर मोमेंटम की ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनी, इस लीनियर मोमेंटम से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन गई या नहीं बन गई, ठीक है। सॉरी एफ की बात करें, तो इस फोर्स, लीनियर फोर्स के अबाउट, जब बॉडी टेंजेंशियल के अबाउट फोर्स लीनियर लगेगा, तो एफ के अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आपकी आर, तो ये क्या बनाएगी, एक सर्कुलर मोशन ना, तो उसे क्या बोलेंगे, टॉर्क। क्या बोलेंगे उसको, टॉर्क। टॉर्क क्या होगा, जब लीनियर से एंगुलर मोमेंटम की बात करूंगी तो वहां पे पी आर इंटू पी लिख दूंगी। अगर मैं बात करूंगी एंगुलर मोमेंटम तो उसको क्या लिख दूंगी, आर इंटू पी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू लीनियर मोमेंटम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू लीनियर मोमेंटम, ठीक है। अगर मैं बात करूं एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम उसको एल से लिखते हैं, उसकी वैल्यू होती है आर क्रॉस पी। क्या होती है, आर क्रॉस पी। मतलब कि ये बॉडी जो सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है तो उसका टेंजेंशियल के अबाउट लीनियर मोमेंटम है और ये डिस्टेंस क्या उसकी आर, तो आर क्रॉस पी क्या कहलाएगा आपका, एंगुलर मोमेंटम। राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल देखो, जैसे कोई चीज ऐसे, ये डिस्टेंस आर है, कोई चीज ऐसे मूव कर गई तो जैसे ये आर और आर के परपेंडिकुलर ये दोनों बने ना, तो किसी एंगल पे है ना दोनों, तो जब एंगल बनाते हो तो बॉडी कैसे होती है, सर्कुलर मोशन में। तो टॉर्क को क्या लिखते हैं बेटा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आर क्रॉस बी, या कह दो लीनियर मोमेंटम, इसको भी ऐसे लिख सकते हो, लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो ये डिस्टेंस एवरी पॉइंट पे पी के परपेंडिकुलर होगी, जैसे ये आर एफ के एवरी पॉइंट पे क्या होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। बाकी तो हम इसको डीपली पढ़ेंगे, बाकी ये बेसिक सी डेफिनेशन थी कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ठीक है। तो जहां सर्कुलर में P कहते हैं, एंगुलर में क्या कह देते हैं, L। जहां सर्कुलर में F कहते हैं, एंगुलर में क्या कहते हैं, टॉर्क। बस सर्कुलर मोशन आ गया तो देखो लीनियर में तो हम सीधे सीधे चल रहे हैं, दोनों R और P सेम ही डायरेक्शन में है आपके, डिस्टेंस भी और भी। लेकिन जो आपने सर्कुलर की बात करी तो हम ऐसे मुड़ गए, तो ये दोनों किसी एंगल थीटा पे है, तो ऐसे मूव करने का जब पूरा घूमेगा तो मोशन कैसा बन गया, सर्कुलर, ठीक है। तो वहां पे हम क्या कहते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टॉर्क के लिए, और एंगुलर मोमेंटम के लिए क्या कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम के लिए क्या कहते हैं,
लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैथमेटिकली क्या लिख देते हैं इसको r इंटू पी, इसको क्या लिखते हैं फोर्स इंटू पर टो का ये सिंबल होता है, इसको r क्रॉस f से लिख देते हैं, r क्रॉस। अब कोई बच्चा कहे मैडम f क्रॉस r, ये वेक्टर में पढ़ेंगे कि r क्रॉस f लिखना चाहिए, f क्रॉस r समझाऊंगी वहां पे, फिर फिलहाल इतना ही आप लोग को, ठीक है। तो टॉर्क और इसके अंदर एक रिलेशन होता है एंगुलर मोमेंटम के लिए, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में एक रिलेशन होता है, देखो हम करके दिखाते हैं। L इज इक्वल टू क्या है r क्रॉस p, ठीक है। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो dl बाई dt r इंटू dp बाई dt, अगर r कांस्टेंट, अगर r क्या है कांस्टेंट, तो dp बाई dt क्या होता है हमारा f न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, तो dl बाई dt क्या बना r क्रॉस f, और r क्रॉस f क्या होता है टॉर्क, r क्रॉस f क्या होता है आपका टॉर्क, तो dl बाई dt क्या बना आपका टॉर्क के बराबर। इतनी बात समझिए फिर से, मैंने अभी क्या समझाया टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि मुझे एंगुलर मोमेंटम समझाना है आपको। तो टॉर्क क्या होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंगुलर मतलब जहां सर्कुलर मोशन की बात करें, जहां रोटेशन में आ जाए। तो जो लीनियर को जो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टॉर्क बन जाएगा, जो लीनियर मोमेंटम को हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एंगुलर मोमेंटम बन जाएगा। जनरली टॉर्क का ये सिंबल यूज करते हैं और एंगुलर मोमेंटम का हम लोग एल वाला सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। एल क्या होता है आर क्रॉस पी, ठीक है। तो डी एल बाई डी टी, तो आर मल्टीप्लाई बाई डीपी बाई डी टी, आर डीपी बाई डी टी फोर्स होता है, अभी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एफ के बराबर होता है, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ कहते हैं। आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ क्या होता है टॉर्क, टॉर्क क्या है डीएल बाई डी टी। ये समझ आया रिलेशन कि टॉर्क क्या आया आपका dl बाई dt, क्लियर हुआ बच्चे, ठीक है। देखो मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं ताकि आप रटे ना यहाँ पे, ठीक है। बाकी तो हम फोर्थ यूनिट में अच्छे से आ जाएगा, टॉर्क एंगुलर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम सब आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो देखो अब क्या है, उसमें क्या कहा था इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, लीनियर मोमेंटम में क्या कहा था इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, लेकिन यहाँ पे क्या कहेंगे एंगुलर है ना, इन द absence of any external torque, any external torque, angular momentum remains constant, angular momentum remains constant, angular momentum वहां पे क्या रहेगा आपका constant। देखिए कैसे, तो टॉर्क क्या रिलेशन मैंने समझाया dl बाई dt, तो टॉर्क क्या हो गया जीरो, तो dl बाई dt बराबर हो गया किसके जीरो के, तो डिफरेंशिएशन देखो ऐसे यूज हो रहा है ना, तो dl क्या हो गया आपका जीरो, तो dl का क्या करोगे इंटीग्रेशन, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो l प्लस माइनस कांस्टेंट जीरो, तो l बराबर आ गया माइनस प्लस कांस्टेंट, तो l बराबर क्या आ गया कांस्टेंट, c क्या हमारा कांस्टेंट, समझ आया। तो इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल टॉर्क एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा आपका कांस्टेंट। इसी तरह लीनियर में क्या रहता है आपका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट। समझ आया ये सबको, क्लियर हुआ इतना, ठीक है बेटा। अब एक छोटी सी डेफिनेशन और समझाती हूँ। हम बड़ा एक वर्ड यूज करते हैं वेलोसिटी, में कहूँ वेलोसिटी क्या होती है वेलोसिटी, तो आप क्या कहते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। स्पीड की कहूं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस क्या कहलाएगा स्पीड कहलाएगा, ठीक है। तो क्या कहते हो उस चीज के लिए कि दोज क्वांटिटी विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड इक्वल डायरेक्शन, ठीक। मैग्नीट्यूड वर्ड आप बहुत यूज करते हो एक किसमें, जब स्केलर क्वांटिटी का क्या उसमें स्केलर क्वांटिटी को, ये कैसी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। स्पीड के लिए कहूं तो dx बाई dt लिख दूं मैं थोड़ा सा, ये डिस्टेंस को बोलेगा, ये आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये कैसी क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी। तो हमने दो वर्ड पढ़े हैं बड़े अक्सर, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो आप कहेंगे वेलोसिटी एक स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड एक आपकी स्केलर क्वांटिटी। अब एक छोटी सी बात आप कहते हो स्केलर क्वांटिटी क्या करती है,
अगर दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली, दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली, उसे आप स्केलर कहते हो। वेक्टर किसे कहते हो? दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, उसे आप क्या कहते हो? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब ये मैग्नीट्यूड वर्ड क्या है? आपने कहा दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड, तो ये मैग्नीट्यूड वर्ड क्या है इसको समझते हैं। ठीक है, तो देखो हम डिस्कस करते हैं मैग्नीट्यूड। स्केलर वेक्टर तो पता ही है आपको किच, तो देखिए मैग्नीट्यूड वर्ड को समझाती हूँ मैं। मैग्नीट्यूड, नेक्स्ट चैप्टर आपका फिजिकल मेजरमेंट, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे फिजिकल मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट की नीड क्यों हुई, क्या हुआ, तो इससे पहले मैं थोड़ा बेसिक सा पॉइंट क्लियर करूंगी आपका यहाँ पे। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होता है? फिजिक्स की लैंग्वेज में आप मैग्नीट्यूड किसे कहो? देखो आप कहते हो कि गाड़ी जो स्कूटी है जो है आपकी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, या मैं कहूँ 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो जो आप 40 किलोमीटर पर आवर जो वर्ड बोल रहे हो ना, वो उसका क्या बता रहा है? मैग्नीट्यूड। क्या बता रहा है उसका? मैग्नीट्यूड। जैसे आप जाओगे दुकान पे जाके कहोगे 5 किलोग्राम आम दे दो, क्या कहते हो? 5 किलोग्राम चीनी दे दो, तो 5 किलोग्राम जो वर्ड आप बोल रहे हो ना, वो उस चीनी या आम का क्या बता रहा है? मैग्नीट्यूड। क्या बता रहा है आपका? मैग्नीट्यूड। तो फिजिक्स की लैंग्वेज में मैग्नीट्यूड को क्या लिख देते हैं? सिंपली क्यू से। किससे लिख देते हैं? क्यू से। और क्या लिखेंगे? न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय यूनिट। मैग्नीट्यूड को क्यू का मैग्नीट्यूड का सिंबल है क्यू, क्यू जस्ट ओनली द सिंबल फॉर मैग्नीट्यूड। एन क्या है? न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल वैल्यू, और इसको मल्टीप्लाई करने किससे? यूनिट से। न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय यूनिट, दैट इज द मैग्नीट्यूड, दैट इज योर मैग्नीट्यूड। जैसे हमने बोला 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, तो 5 क्या है? और किलोग्राम क्या है? उसकी यूनिट। तो यूनिट कुछ भी हो सकता है, 5 एम्पियर करंट, तो 5 एक नंबर है, एम्पियर क्या है? उस करंट की यूनिट है। तो ये क्या कहलाया आपका? क्यू, मैग्नीट्यूड। इसे क्या कहते हैं आप लोग? मैग्नीट्यूड। फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या लिखेंगे? मैग्नीट्यूड की डेफिनेशन न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय यूनिट। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? तो अब देखिए एक छोटा सा डिस्कस और कर लेते हैं आपके पास। अगर Q1 एक नंबर है N1 U1 के बराबर, Q2 एक नंबर है आपका N2 U2 के बराबर, तो मैं एक सिंबल लिखती हूँ यहाँ पे, इफ Q, यहां से Q1 बराबर है किसके? Q2 के। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा? यहां से आप इनको डिवाइड कर लो, तो डिवाइड कर लेते हैं यहाँ से, क्या बनेगा आपका? यहाँ से Q1 बाई Q1 बराबर N1 U1 N2 U2। Q1 बाई Q1 क्यों लिखा? क्योंकि Q1 बराबर है किस? ये दोनों कट के 1 के बराबर आ गई, तो 1 बराबर N1 U1 N2 U2। उल्टा लिख दूं? N2 बाई N1 बराबर U1 बाई U2। यहां से देखो क्या आया? N1 U1 बाई N2 U2, तो N2 बाई N1 U1 बाई U2। ठीक है, तो यहां से देखो क्या समझ, देखो यहाँ सिंबल 2 है, यहाँ 1 है, तो इट मींस n यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल u के। ये वर्ड क्या बता रहा है कि ये अगर यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 आ जाता तो डायरेक्टली कह देती। देखो यहाँ 2 आया, यहाँ 1 आया, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ 1 है तो यहाँ क्या आपका 2, तो मतलब नंबर जो है यूनिट के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या समझ आया? नंबर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? यूनिट के। अगर यूनिट ज्यादा है तो नंबर कम होगा, अगर यूनिट कम है तो नंबर ज्यादा होगा। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने क्या लिखा? Q1 बराबर 5 किलोग्राम। किलोग्राम मतलब 5000, मैंने Q1 को लिखा 5 किलोग्राम, Q1 को क्या लिखा? 5 किलोग्राम। Q2 को लिखा मैंने 5000 ग्राम। तो देखो एक ही तो बात है ना, ये 5000 ग्राम कहो या 5 किलोग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000। तो Q1 बराबर है किसके? Q2 के ना। मैंने कहा 5 किलोग्राम या 5000 ग्राम, एक ही तो बात है ना। आप 5 किलोग्राम बोलो दुकान पे जाके, या 5000 ग्राम बोलो, 5000 ग्राम बोलो, कि 1 किलोग्राम कितने के बराबर होता है? 1000 ग्राम के। समझ आई ये बात? तो देखो ये क्या है? हमारी N1, ये क्या बेटा? आपकी N1, ये U1, ये आपकी N2 और ये आपकी U2 हुई है ना। तो देखो
यहाँ यूनिट बड़ी है, किलोग्राम बड़ा है ग्राम से, मतलब कि U1 बड़ा है किससे, U2 से, तो N2 बड़ा है किससे, N1 से। तो यही तो सिंबल निकला था इससे कि अगर U बड़ा होगा तो N छोटा होगा, N छोटा होगा तो U बड़ा होगा। तो ये बात समझ आई या नहीं आई कि N इनवर्स, देखो यहाँ पे U बड़ा है तो N छोटा होगा, तो देखो U बड़ा है किलोग्राम तो N छोटा है ना 5। अब देखो यहाँ पे ग्राम छोटी यूनिट होती है, तो 5000 नंबर क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या निकल के आया, अगर U1 ज्यादा है किससे, U2 से, तो N2 ज्यादा होगा किससे, N1 से। तो दिस इज द सिंपल बेसिक न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड वर्ड क्या बताती है फिजिक्स, न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय द यूनिट। ठीक है बेटा, कल हम पढ़ेंगे फिजिकल मेजरमेंट क्या होती है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कैसे हम उसको डिफाइन करें। आज के लिए इतना ही।